बड़ी बहू, मैंने तुम्हें जो पैसे अपनी अलमारी में रखने को दिए थे, तुमने रख तो दिए है ना? कांता जी ने अपनी बहू निकिता से पूछा। हाँ मम्मी जी, क्या हुआ? आपको वो पैसे वापस चाहिए क्या? रुकिए, अभी ला देती हूँ, निकिता बोली। कांता जी बोली, अरे नहीं, अभी रहने दे, बस तुझे याद दिला रही थी। कांता जी की ननद सरोज भी वहीं कांता जी के पास बैठी हुई थी। सरोज जी बोली, भाभी, छोटी बहू शिवानी कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही। होगी रसोई में या घर का कोई दूसरा काम कर रही होगी, कांता जी बोली। उतने में शिवानी रसोई से अपनी सास और बुआ सास के लिए चाय नाश्ता लेकर आ गई। सरोज जी ने देखा कि शिवानी के हाथों में नकली कंगन और कानों में भी नकली झुमके हैं। शिवानी के चले जाने के बाद सरोज जी कांता जी से बोली, भाभी, शिवानी ने नकली गहने क्यों पहने हैं, जबकि बड़ी बहू निकिता के हाथों में तो असली सोने के कंगन और कान में सोने के झुमके थे। कांता जी बोली, सरोज दीदी, अब आपसे क्या छुपाना, आप तो जानती ही हैं निकिता के मायके वाले कितने पैसे वाले हैं। समय समय पर वे लोग निकिता को सोने का कुछ ना कुछ गहना बनाकर भी दे देते हैं, और दूसरी तरफ शिवानी के मायके में तो है ही क्या। सरोज जी बोली, भाभी, आपके घर में भी तो पैसों की कोई कमी नहीं है, आप शिवानी को आपके घर से सोने के गहने दिला दो। और जहां तक मुझे याद है, आपने दोनों बहुओं को शादी में सोने का मंगलसूत्र, सोने के झुमके, हार और सोने का एक एक कंगन चढ़ाया था, तो वो सब तो शिवानी के पास होगा ही। फिर शिवानी घर में नकली गहने पहनकर क्यों घूम रही है? कांता जी थोड़ा सा हिचकिचाते हुए बोली, सरोज दीदी, वो सब गहने मैंने शिवानी से वापस ले लिए हैं और अलमारी में रख दिए हैं। हाँ, जब भी कभी शिवानी को किसी शादी में जाना होता है या किसी के कोई कार्यक्रम में जाना होता है, तो मैं बड़ी बहू से कहती हूँ, निकिता उसे वो गहने निकालकर पहनने को दे देती है। सरोज जी बोली, भाभी, ये आपने ठीक नहीं किया। कम से कम शादी में चढ़ाए गहनों को तो आपको शिवानी को ही देना चाहिए था। उस पर शिवानी का पूरा हक है। एक तरफ आप बड़ी बहू पर आंख मूंद कर विश्वास कर रही हैं, और दूसरी तरफ छोटी बहू से उसके अपने गहने भी वापस ले लिए हैं। कांता जी बोली, सरोज दीदी, निकिता का मायका संपन्न है, उसने अपने घर में ये सब कुछ देखा हुआ है, मगर शिवानी, उसने अपने मायके में इतना पैसा, इतने गहने कभी नहीं देखे। मुझे डर लगता है कि कहीं शिवानी हमसे गद्दारी करके अपने मायके में पैसे या गहने ना दे दे, या अपने लिए पैसे ना जमा करने लगे, क्योंकि उसके मायके की परिस्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसीलिए मैंने अलमारी की चाबी निकिता को ही सौंप रखी है, जिसमें पैसे और गहने रखने निकालने का हिसाब सब निकिता ही रखती है। मुझे और आपके भाई साहब किशोर जी को बड़ी बहू निकिता पर बड़ा विश्वास है, इसलिए शादी होते ही सारी जिम्मेदारियां बड़ी बहू को सौंप दी। अब आप तो जानती ही हैं, आपके भाई साहब का ब्याज बट्टे का व्यापार भी बहुत फैला हुआ है, जिसका आधा भार निकिता ने अपने सिर ले लिया है, वरना इस उम्र में हम बूढ़े बुढ़िया कितना संभालेंगे। भाभी, आपने सब जिम्मेदारियां सिर्फ निकिता को सौंप रखी है, ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मानती हूँ शिवानी का मायका निकिता के मायके की तरह संपन्न नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं कि निकिता पर आंख मूंद कर विश्वास किया जाए और अलमारी की चाबी भी उसको सौंप दी जाए, और छोटी बहू शिवानी को सिर्फ रसोई तक ही सीमित रखा जाए। दोनों बहुओं में इतना भेदभाव करना अच्छी बात नहीं है। मैं तो कहती हूँ, शिवानी पर भी आपको इतना ही विश्वास होना चाहिए जितना निकिता पर है। कल को कहीं ऐसा ना हो कि यही चीज आपके घर में कलह का वातावरण पैदा कर दे। वो तो आपकी छोटी बहू शिवानी नम्र स्वभाव की है, इसलिए ये सब झेल रही है, वरना कोई दूसरी लड़की होती तो अब तक आपकी अक्ल ठिकाने लगा दी होती। सरोज जी बोली, सरोज दीदी, अभी आपके बेटों की शादी नहीं हुई है, इसीलिए आप ये बात नहीं समझेंगी। एक संपन्न परिवार की बेटी में और एक गरीब परिवार की बेटी में बहुत फर्क होता है। आपके भी 2 बेटे हैं, जब उनकी शादी होगी तब आपको ये बात समझ आएगी। कांता जी बोली, मेरी तो समझ में सब आ गया है भाभी। काश आप और किशोर भैया समझ पाते कि आप लोग ये जो कर रहे हो वो अच्छा नहीं कर रहे हो। कांता जी के दोनों बेटे राजीव और आनंद की शादी एक ही साथ एक ही मंडप में हुई थी। कांता जी को दोनों बहुएं तो सुंदर मिली थी, मगर कांता जी को आनंद के लिए इतनी खुशी नहीं हुई थी जितनी खुशी उन्हें राजीव के लिए हुई थी। राजीव की पत्नी निकिता एक संपन्न परिवार से थी, वहीं आनंद की पत्नी शिवानी गरीब परिवार से। यही वजह थी कि कांता जी अपनी छोटी बहू शिवानी को दिल से नहीं अपना पाई थी। कांता जी कभी शिवानी पर उतना विश्वास नहीं कर पाई जितना वो निकिता पर करती थी। उन्होंने निकिता को घर और बाहर की जिम्मेदारी सौंप रखी थी, वहीं शिवानी की जिम्मेदारी
सिर्फ रसोई तक ही सीमित थी। कांता जी अपना लाड़ प्यार भी बड़ी बहू पर ही लुटाती, क्योंकि आए दिन निकिता के मायके वाले उपहार देकर बेटी की सास को खुश जो रखते थे। कांता जी किशोर जी से भी बातों बातों में कह देती, बड़ी बहू तो खरा सोना है, काश छोटे को भी ऐसी बीवी मिली होती कि हम उस पर नाज कर पाते। निकिता खूब सच सवर कर रहती, क्योंकि भले बैंक में कुछ काम से जाना हो या बाहर से घर के लिए कोई सामान लाना हो, घर के राशन की चीजें लानी हो, सास ससुर की दवाइयां लानी हो, ऐसे सारे कामों की जिम्मेदारियां निकिता संभालती थी, जिस वजह से वो रसोई में कम ही नजर आती थी। और छोटी बहू शिवानी घर में सबके लिए खाना बनाना हो या कामवाली के ना आने पर बर्तन साफ सफाई करनी हो, वो सब संभाल लेती थी। शिवानी को कपड़ों और गहनों का भी कोई खास शौक नहीं था। उसके पास जो था वो उसमें संतुष्ट थी। उसे कभी निकिता से ईर्ष्या नहीं होती थी और ना उसके मन में किसी के लिए कोई बैर था। निकिता जान चुकी थी अब घर में सभी निकिता पर ज्यादा विश्वास करते हैं, इसलिए वो भी सास की विश्वास पात्र बनकर खूब फायदा उठाती थी। मगर ये बात कभी कांता जी को समझ ही नहीं आई, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ यही लगता था कि राजीव और आनंद दोनों बेचारे दिन भर ऑफिस में रहते हैं। पति किशोर लाल जी और उनकी उम्र हो गई है, ऐसे में सारी जिम्मेदारी निकिता पर डालकर वे आजादी से जीना चाहती थी। और घर की देखरेख के लिए तो शिवानी थी ही। कांता जी और किशोर जी का परिवार भी एक संपन्न परिवार था। किशोर जी पैसे ब्याज बट्टा पर दिया करते थे। कोई अपने सोने के जेवर गिरवी रखकर किशोर जी से पैसे ले जाता, तो कोई अपनी जमीन जायदाद गिरवी रखकर। किशोर जी का परिवार इतना संपन्न था कि पैसे का कोई हिसाब किताब ही नहीं रहता था। कितने पैसे आए, कितने गए, इस हिसाब किताब की जिम्मेदारी तक निकिता ने उठा रखी थी। राजीव और आनंद भी इस जिम्मेदारी से मुक्त हो गए थे। वे दोनों भी यही सोचते थे निकिता ने उनका कितना काम कम कर दिया है, वरना पहले किशोर जी दोनों बेटों से हिसाब किताब करवाते थे। दोनों को समय का अभाव रहता, इसलिए निकिता अब सारा हिसाब किताब देखने लगी थी। किशोर जी भी बहू के हिसाब किताब संभालने से बहुत आजाद हो गए थे। एक बार किशोर जी टहलने निकले थे कि उनका दोस्त बनवारी उन्हें रास्ते में मिल गया। और कैसे हो किशोर, आजकल कहाँ रहते हो, दिखाई भी नहीं देते। किशोर जी बोले, बस अब ये बूढ़ी हड्डियां साथ नहीं देती बनवारी, इसीलिए सैर पर भी नहीं निकल पाता हूँ। आज बहुत दिनों बाद मन किया बाहर की हवा ले आऊं, तो निकल पड़ा। बनवारी जी बोले, किशोर तुम्हारे घर में कोई दिक्कत चल रही है क्या? अगर ऐसा कुछ भी हो तो तुम बेझिझक मुझे बता सकते हो, आखिर तुम मेरे पुराने मित्र हो। थोड़ी बहुत पैसों की मदद तो मैं भी कर सकता हूँ तुम्हारी, तुम अपना दिल मेरे सामने खोल सकते हो। ये सुनते ही किशोर जी बोले, दिक्कत और मेरे घर में? मैं कुछ समझा नहीं बनवारी, तुम क्या कहना चाहते हो? बनवारी जी बोले, अभी कुछ दिन पहले मैंने तुम्हारी बड़ी बहू निकिता को पन्ना सेठ की ज्वेलरी की दुकान में देखा था। मैं अपनी पत्नी को वहां सोने के कंगन दिलवाने ले गया था। निकिता के हाथ में कुछ बहुत पुराने सोने के गहने थे, जो बेचकर वो पैसे मांग रही थी। उसकी नजर हम पर नहीं पड़ी, वरना मैं उससे ही पूछने वाला था, क्या हुआ, घर में कोई दिक्कत है क्या? वरना इतना पुराना खरा सोना भला कौन बेचता है? दुकानदार निकिता से बोला भी कि आप इतना खरा सोना क्यों बेचना चाहती हैं? इस पर निकिता बोली, आपसे मतलब, आप बस इसका अच्छा खासा दाम दे दीजिए। किशोर जी ये बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। वे बोले, बनवारी घर में तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये बात तो मुझे भी तुमसे ही पता चली है। निकिता से घर जाकर जरूर पूछूंगा कि आखिर कौन सा सोना बेचने गई थी वो। किशोर जी को रास्ते भर निकिता का चेहरा याद आता रहा। बड़े प्यार से मुझे और कांता को सांत्वना देती है निकिता। अलमारी में से कुछ निकालने कहो तो झट से ला देती है। बहुत महीने छोड़ो, सालों से मैंने तिजोरी नहीं खोली। जब भी कुछ हिसाब किताब करना होता है निकिता कर लेती है, यहाँ तक कि कभी तिजोरी में से कुछ निकालने या रखने का काम भी नहीं करने देती। मगर ये बनवारी क्या कह रहा था? निकिता कौन से गहने बेचने गई होगी? सोचते सोचते किशोर जी का घर आ गए। किशोर जी ने घर आकर सबसे पहले निकिता से अलमारी की चाबी मांगी। निकिता बोली, कुछ चाहिए क्या पापा जी, मैं निकाल दूं? किशोर जी बोले, नहीं, मुझे ही थोड़ा काम है। निकिता ने सोचा, वैसे भी पापा जी को कहां इतने पुराने जेवर याद आएंगे, और उसने चाबी दे दी। किशोर जी अलमारी खोलकर आधे घंटे तक छानबीन करते रहे। तब उन्हें अचानक याद आया कि यहां से उनके ग्राहक अशोक ने जो सोने के जेवर दिए थे वो गायब है। अशोक लगभग 4 साल पहले कुछ कीमती जेवर किशोर जी के पास रखकर ब्याज पर पैसे ले गया था। एक अरसे तक वो वापस ना आया, ना पैसे देने और ना जेवर लेने।
किशोर जी बोले, निकिता यहाँ आओ। अलमारी में मेरे ग्राहक अशोक ने जो सोने के जेवर मेरे पास गिरवी रखे थे वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। निकिता सकपकाकर बोली, कौन से जेवर पापा जी? मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है। किशोर जी बोले, निकिता झूठ मत बोलो, मुझे बनवारी आज रास्ते में मिला था। उसने तुम्हें पन्ना सेठ की दुकान पर उन गहनों के साथ देखा था। निकिता डर गई और बोली, पापा जी वो गहने कब से ऐसे ही पड़े थे तो मैंने उन्हें बेच दिया। किशोर जी बोले, बहू तुम ग्राहक के गहने ऐसे कैसे बेच सकती हो? अशोक कभी भी वो गहने वापस लेने आ सकता है। पापा जी अशोक मुझे एक बार रास्ते में मिला था। उसने बताया कि वो शायद उन गहनों के बदले लिए गए पैसे कभी नहीं चुका पाएगा, इसीलिए मैंने वो गहने बेच दिए। निकिता बोली। कांता जी का विश्वास आज टूट गया था। वे बोली, बहू अभी थोड़े दिन पहले ही तुम नया सोने का कड़ा लाई हो जो तुमने कहा कि तुम्हारे मायके वालों ने दिया है, मतलब वो भी तुमने झूठ बोला था ना? निकिता की नजरें शर्म के कारण झुक गई थी। वो धीरे से बोली, मम्मी जी जो गहने मैंने बेचे थे ये कड़ा उन्हीं पैसों का है। कांता जी बोली, वाह बहू अच्छा सिला दिया है तुमने हमारे विश्वास का। तुम हर बार मायके के नाम पर कुछ ना कुछ लाती रही और हम मूर्ख बनकर तुम पर विश्वास करते रहे। एक नजर उन्होंने शिवानी पर डाली जो नकली गहने पहने हुए सभी के लिए खाना बना रही थी, जिसने कभी आज तक ये भी नहीं कहा था कि मम्मी जी कम से कम मुझे मेरे गहने तो वापस दे दो। ससुराल से चढ़ाए हुए गहनों पर भी उसने कभी अपना हक नहीं जमाया। और एक ये बहू है जिस पर हमने आंख मूंद कर विश्वास किया, जो हमें हमारे ही पैसे दे देकर बेवकूफ बनाती रही। सरोज दीदी सही कहती थी, दोनों बहुओं में इतना भेदभाव करना अच्छी बात नहीं है। इस भेदभाव के चक्कर में पड़कर मैंने असली हीरे को पहचाना ही नहीं। काश मैंने उस वक्त सरोज दीदी की दी हुई नसीहत मान ली होती तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। कांता जी ने आज शिवानी से माफी मांगी और बोली, अब तक मेरे किए गए बर्ताव के लिए मुझे माफ कर दो शिवानी। कंकड़ जमा करने के चक्कर में मैं हीरे को नहीं पहचान पाई। दोस्तों, जिस तरह एक बुक को उसके कवर से जज नहीं किया जा सकता, उसी तरह किसी इंसान को उसके अमीर गरीब होने से जज ना करें। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।